हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और जैसा कि हम लोग अपने मैराथन सीरीज को कंटिन्यू करते आ रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा उसमें डायरेक्टिंग। और इस डायरेक्टिंग चैप्टर के साथ हम अपने बिजनेस के पार्ट ए को पूरी तरीके से 360 कवरेज दे देंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो विथआउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमारे स्क्रीन पर डायरेक्टिंग चैप्टर मेरी खुद की बनाई बुक से, जैसा कि मैं हमेशा से पढ़ाते आ रहा हूँ, उसी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनना। डायरेक्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग वर्ड आया है डायरेक्ट करने से। डायरेक्ट करने का मतलब होता है किसी इंसान को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना। डायरेक्शन कहने का मतलब है कि वो किसी काम को कैसे करे, उसको वो समझाना। ठीक है, उसको काम करते में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको उसको भी सॉल्व करके देना। ठीक है, तो वो चीज को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग। मतलब डायरेक्ट का मतलब होता है टू गाइड, मोटिवेट, लीड, ठीक है, इंस्ट्रक्ट, ये सब होता है। ठीक है, और ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमने जो सोचा है उस इंसान से काम निकलवाना, ताकि हमारा गोल अचीव हो सके, वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो पहला चीज यही मैंने आपको लिखा है कि डायरेक्टिंग का मतलब, देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है। डायरेक्टिंग का मतलब टू गाइड, इंस्ट्रक्ट, लीड, मोटिवेट एनीवन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। इतना बात समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, बेटा ध्यान सुनना। सबसे पहला चीज डायरेक्टिंग के अंदर में, फीचर्स में, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स एक्शन वर्ड का मतलब होता है डायरेक्टिंग में कि डायरेक्टिंग क्या बोलता है कि इससे पहले नो एक्चुअल वर्क, इससे पहले एक्चुअल वर्क नहीं होता था, इसके बिफोर में कोई एक्चुअल वर्क नहीं होता था। एक्चुअल जो वर्क शुरू होगा ना, जो एक्चुअल वर्क शुरू होगा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल काम शुरू होता है, वो होता है डायरेक्टिंग पे। मतलब इसके पहले प्लानिंग में हमने प्लान बस बनाया था, ऑर्गेनाइजिंग में हम सामान लाए, स्टाफिंग में हम क्या किए? लोग लाए। अब हम इन लोगों को इस सामान का इस्तेमाल कैसे करना है, उस प्लान जो हमने बनाया है उसको अचीव करने के लिए, वो एक्चुअल काम यहां से शुरू कराया जाता है। तो यही बोल रहा है, इट इनिशिएट्स, स्टार्ट्स एक्शन। अभी तक सिर्फ अरेंजमेंट हो रहे थे, इसके पहले कोई एक्चुअल वर्क नहीं हो रहा था, यहीं से एक्चुअल काम शुरू होता है। नेक्स्ट है, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब टॉप वाला डायरेक्ट करेगा मिडिल को, मिडिल वाला डायरेक्ट करेगा लोअर को, लोअर डायरेक्ट करेगा वर्कर को, तब जाकर काम अच्छे से होगा। तो ये टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल होता है। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डायरेक्टिंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कहने का मतलब, आप एक बार किसी को मोटिवेट कर दोगे या गाइड कर दोगे तो उससे काम नहीं होगा। जैसे आप लोगों को एग्जाम के लिए मेरे को बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, बार बार आपको प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस में, चीजों में, तो मैं आपको बार बार गाइड करता हूँ, इंस्ट्रक्ट करता हूँ, ये करो, ये नहीं करो। तो एक बार करने से नहीं होगा, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, बार बार करना पड़ेगा, तब जाके काम अच्छा होगा। और डायरेक्ट हमेशा टॉप वाला बॉटम को करेगा, मतलब हमेशा सुपीरियर अपने जूनियर सबऑर्डिनेट को करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सबऑर्डिनेट डायरेक्ट करे कि सर आप ऐसे काम करो, वैसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, चलो, तो ये हो गए हमारे चार छोटे छोटे बातें डायरेक्टिंग से जुड़े। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग यानी कहने का मतलब, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, ये क्या बोल रहा है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन के अंदर में? कि डायरेक्टिंग क्या करता है? आपका काम शुरू करवाता है। मैंने अभी ये बताया ना आपको फीचर्स में कि यहीं से एक्चुअल वर्क शुरू होगा। ठीक है, तो इट स्टार्ट्स प्लान इनटू एक्शन, इंप्लीमेंट करता है, एक तरीके से उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट, मतलब डायरेक्टिंग में एक इंसान को डायरेक्ट नहीं करना है, मल्टीपल लोगों को डायरेक्ट करना होगा। मतलब ये एक तरीके से ग्रुप का बात होता है। ठीक है, तो एक लोग के बस काम हो जाने करने से नहीं होगा, सब लोग एक दूसरे को गाइड करते हुए चलते हैं, और तब सब लोगों का एक ही सोच होता है, यूनिफाइड सोच के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तब अच्छा काम निकल कर आता है। इट गाइड्स एम्प्लॉइज, मतलब लोगों को हम जब लीडरशिप के थ्रू करते हैं तो वो लोग गाइड होते हैं, मतलब उनको उनकी प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, तो वो अच्छे तरीके से, सही तरीके से काम कर पाते हैं। फिर
डायरेक्टिंग का काम होता है ना बेटा, नया जब चेंज लाना होगा तब उसको अच्छे से लाने में आसानी करेगा। डायरेक्टिंग हमें जरूरी है, लोगों को कन्विंस करना होगा उस चीज के लिए, मोटिवेट करना होगा उस चीज के लिए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, जब हम प्रॉपर डायरेक्शंस उनको दे पाए, ठीक है। फिर बोल रहा है ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टिंग अगर रहेगा अच्छे से तो सब चीज अच्छे से स्मूथली चलेंगी, सब कुछ बैलेंस्ड वे में रहेगी, ठीक है। नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है बेटा। अभी तक ये जो हमने थोड़ा पढ़ा ना, ये बस एक ग्लिम्स देने के लिए था, जो एक्चुअल में यहाँ चालू होगा अभी इसके जस्ट बाद। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग बेटा अभी के लिए छोड़ते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जो इंपॉर्टेंट है उस पर चलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग बेटा, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या बोलता है, 4 एलिमेंट्स हैं और एक एलिमेंट का डिटेल आपके सिलेबस से हट गया, दैट इज सुपरविजन। सुपरविजन वर्ड का मतलब देखो बेटा, मैं हमेशा बोलता हूँ सुपरविजन 2 वर्ड से मिलकर बना है, सुपर और विजन, ठीक है। सुपरविजन, सुपर मतलब किसी चीज पर बहुत एक्सेलेंस पाना, ठीक है, एक्सीलेंस। और विजन मतलब टू लुक, ठीक है, देखना। तो ये क्या बोल रहा है, अलग अलग इंडिविजुअल लोग, अलग अलग इंडिविजुअल लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अलग अलग लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनके कामों के ऊपर नजर रखना ही सुपरविजन कहलाता है। उनके कामों पर नजर रखना क्या कहलाता है, सुपरविजन। तो सुपरविजन वर्ड का मतलब हुआ टू कीप्स, मैं हमेशा इसमें एक बात बोलता हूं, ईगल्स आई, टू कीप ईगल्स आई, ठीक है। जैसे बाज एकदम देखता है ना अपने टारगेट को फोकस से, वैसे लोगों के कामों पर वैसा नजर गड़ाए रखना, दैट इज कॉल्ड सुपरविजन। ठीक, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको अभी नहीं करते हैं, ये हट चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन दूसरा एलिमेंट है। मोटिवेशन को मैं एक चीज बोलता हूं, यहाँ पे बहुत चीज दिया है बट मैं एक शॉर्टकट बोलता हूं आपको, इसको कहते हैं एसेलरेटर ऑफ वर्क, एसेलरेटर ऑफ वर्क। जैसे गाड़ी की स्पीड एक्सेलरेटर बढ़ा देता है ना, वैसे ही वर्कर के काम की स्पीड को जो चीज बढ़ाती है उसको हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन, ठीक है। तो मोटिवेशन का मतलब टू स्टिमुलेट यानी टू इंक्रीज, ठीक है, पीपल्स एक्शन, उनको एक्शन में लाना, उसको स्पीड अप करना, ठीक है। अच्छा, मोटिवेशन से जुड़ा बेटा 3 वर्ड एग्जाम में आ सकता है, रेयर चांस है लेकिन। मोटिव मतलब आप जिस पर्पस से काम कर रहे हो उसको कहते हैं मोटिव। जिस चीज उससे आप मतलब आपके उस काम की स्पीड बढ़े, उस फीलिंग को, उस प्रोसेस को कहते हैं मोटिवेशन। और उस मोटिवेशन को लाने के लिए जो मीन्स एंड वेज हैं, ठीक है, उसको कहते हैं मोटिवेटर्स, ठीक है। जैसे कि किसी इंसान को गाली से समझाया जा सकता है, किसी इंसान को प्यार से, किसी को पैसे से, ठीक है, किसी को रेस्पेक्ट से, सबको अलग अलग वे से समझाया जा सकता है। वो जो वेज या मीन्स लगाए जाते हैं ना, उनको कहते हैं मोटिवेटर्स। अब मोटिवेशन का कुछ फीचर है। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, मतलब मोटिवेशन को आप बाहर ऐसे नहीं देखोगे, मोटिवेशन अंदर से आता है किसी के, ठीक है। आप जैसे पढ़ते हो तो बाहर से ऐसे नहीं होता है, आपको फील होता है कि अब पढ़ने का टाइम आ गया है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो बोल रहा है इट इज इंटरनल फीलिंग नॉट एक्सटर्नल, ठीक है। इससे गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, एक बार कोई मोटिवेट हो जाता है तो वो अपने गोल को पूरी तरीके से अचीव करने में लग जाता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ लोगों को हम पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ को नेगेटिव। कहने का मतलब हम किसी को प्यार से, ठीक है, और किसी को डांट से, पनिशमेंट से, ठीक है। तो किसी को हमने क्या बोला कि किसी को अच्छा पेमेंट वगैरह देकर, इंसेंटिव देकर किया जा सकता है, और किसी को स्ट्रिक्ट होकर, मार पीट करके, डांट वाट करके, पनिशमेंट देकर सही किया जा सकता है। तो दोनों तरीके से होता है। मोटिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कौन इंसान कैसे मोटिवेट होगा ये बात फिक्स थोड़ी है। मान के चलो आप एक वर्कर को बार बार पेमेंट, वो सैड बैठा रहता था तो आपको लगा यार शायद इसका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए ये सही से काम नहीं कर रहा है, इसको मोटिवेट करने के लिए इसका इंक्रीमेंट बढ़ा देते हैं, ठीक है। आपने तो ये कर दिया। अब एक चीज सोचकर देखो, मान लो वो इसलिए डिमोटिवेट होता हो क्योंकि घर से जब वो निकलता हो तो चूल्हा चौका बर्तन उसको फेंक के मार रही हो उसकी बीवी, तो आप तो उसको पैसा दिए जा रहे हो, क्या वो उससे मोटिवेट होगा?
नहीं, यहाँ पर उसकी फीलिंग्स को समझना होगा, यहाँ पर आपको उसकी प्रॉब्लम जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप मोटिवेट नहीं कर पाओगे। वहीं पर कुछ लोग होते हैं कि जो रिस्पेक्ट से भी मोटिवेट हो जाते हैं, कई लोग को रिस्पेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे से ही मोटिवेट होते हैं। तो लेकिन कौन किससे मोटिवेट होगा ये पहले समझेंगे ना, तो समझना ही बड़ा मुश्किल होता है, तब तो हम मोटिवेट कर पाएँगे। तो दैट मीन्स मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आसानी से समझ में नहीं आता हाउ टू मोटिवेट, ठीक है? ओके। अब मोटिवेशन के लिए ना एक हमारे मैस्लो भैया थे। मैस्लो भैया ने ना कुछ थ्योरी दी, लेकिन मैस्लो भैया का ये कहना था कि इंसान मोटिवेट होता है उसकी नीड के हिसाब से। यानी एक इंसान का जब तक कोई मोटिव ना हो, क्या ना हो, कोई मोटिव ना हो, यानी कोई नीड ना हो, उसको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। तो वो बोले कि इंसान का जो बिहेवियर है ना, वो उसके नीड पे डिपेंडेंट है। उसको मोटिवेट करना है तो उसकी नीड को समझो और पूरा कर दो तो वो मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है? फिर वो ये बात बोलते हैं, ये कुछ assumption है उनके, कि पहला तो इंसान का बिहेवियर या उसका लेवल ऑफ मोटिवेशन उसकी नीड के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? दूसरी बात ये बोल रहा है, नीड हमेशा हायरार्की में होती है, यानी बेसिक से हायर को जाती है। मतलब हर इंसान पहले क्या करता है, छोटे छोटे नीड होती है उसकी, फिर वो छोटी नीड पूरी होती है, फिर थोड़ी बड़ी, फिर और बड़ी। तो वो चीज को ये बोल रहे हैं हायरार्की में चलती है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर एक नीड पहले ही फुलफिल्ड है, तो आप उसी नीड को फिर से फुलफिल करके मोटिवेट नहीं कर सकते। यानी एक इंसान के पास ऑलरेडी पैसा है, उसका पैसा का टेंशन ही नहीं है, तो आप कह रहे हो अच्छा कोई बात नहीं, इसको मोटिवेट करने के लिए और पैसा ही दे देते हैं। पैसा देने से काम नहीं होगा। एक इंसान को जिस चीज की जरूरत पूरी हो चुकी है, उस जरूरत को फिर से देकर, पूरा कर कर, फिर आप उसको मोटिवेट नहीं कर पाओगे। आपको उसके जो पूरी नहीं हुई जरूरत है, उसको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है, एक इंसान हायर लेवल की नीड पर तब जाता है जब उसकी उसके लोअर वाली फुलफिल्ड हो, ठीक है? पता चला लोअर नीड ही फुलफिल्ड नहीं है, आप हायर लेवल पे चले जाओ। तो अभी हम देखते हैं कि क्या है लोअर नीड और हायर नीड। देखो, हायरार्की के हिसाब से ना मैस्लो भैया ने 5 नीड्स को खोजा और ऐसे उन्होंने डिजाइन कर दिया। उन्होंने बोला एक इंसान सबसे पहले बेसिक नीड्स पर, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है? रोटी, कपड़ा और मकान का काम करता है पहले। जब वो उसको मिल जाता है तब वो सेफ्टी सिक्योरिटी नीड मतलब एक सिक्योर्ड जॉब, ठीक है? एक सिक्योर्ड जॉब, ठीक है? सिक्योर्ड क्या खोजता है फिर वो, एक जॉब, परमानेंट जॉब काइंड, ठीक है? कि एक अच्छा वेल पेड और परमानेंट नेचर का जॉब मिल जाए, इसीलिए तो सब सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है उसके बाद एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड, मतलब जिस जगह पर वो जा रहा है उसको वहां पर बिलोंगिंग मतलब उसको अपनापन फील हो, ठीक है? तो बिलोंगिंग फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है? बिलोंगिंग फीलिंग, इसका कहने का मतलब वहां पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उसको ये लगना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन मेरी ही है, यहाँ के लोग मेरे ही है, मतलब दोस्ती वगैरह, ठीक है? वहां पर जाने के बाद ऐसा रोबोट वाली फीलिंग ना डेवलप हो जाए कि सुबह 9 को जा रहे हैं, 6 को आ जा रहे हैं, बस 9 to 6 का गेम, ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो यही चीज ये बोल रहा है, बिलोंगिंग नीड्स मतलब वहां पर जब वो जा रहा है तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो लोगों का और उसको अपना जैसा फील हो, ठीक है? तभी वो जाएगा। नेक्स्ट है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड कहने का मतलब एक तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड्स। रेस्पेक्ट की नीड यानी कहने का मतलब है स्टेटस। आप जिस पोजीशन पर हो उस लेवल की आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हो, उस लेवल का ऑफिस में भी आपको ट्रीटमेंट मिलता हो, ठीक है? तो उसको कहते हैं स्टेटस। पता चला आपको डायरेक्टर बना दिया और दे रहे हैं 20,000 रुपए, तो क्या मतलब है उस डायरेक्टर बनने का? तो यही बात बोल रहा है कि नेक्स्ट है एस्टीम नीड, यानी कि उसका जो स्वाभिमान है, एक तरीके से स्टेटस है, जो रेस्पेक्ट है, उस लेवल का उसको रेस्पेक्ट स्टेटस दिखना भी मिलना भी चाहिए, ठीक है? एंड लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब हर एक इंसान अपने लाइफ में कुछ बनना चाहता है, बचपन से उसी के लिए मेहनत करता है। तो वो यही बात बोल रहा है, जिस दिन वो अचीव कर ले, जिस दिन उसका मन कह दे कि जो मैं बनना चाहता था नाउ फाइनली आई एम, तो वो अपना हाईएस्ट लेवल जो अचीव कर लेता है, जो उसकी सोच का रहता है, उसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैं तो बच्चों को समझाने के लिए बोलता हूँ कि मोक्ष ही है ऑलमोस्ट, कि आपको फिर उसके बाद और कुछ नहीं चाहने का इच्छा है। तो ये दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ योर नीड, ठीक है? तो एक इंसान का जब तक वो नीचे से ऊपर को जाएगा, ऊपर से नीचे को नहीं आएगा, ठीक है? यही बात उन्होंने बोला, ठीक है? अब आगे चलते हैं। मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस आप छोड़ो, अभी मेन इंपॉर्टेंट पर आते हैं। ये
इसको मोटिवेटर्स कहते हैं या इंसेंटिव्स कहते हैं या हाउ यू कैन मोटिवेट, उसके मीन्स एंड वेज है ये। तो दो कैटेगरी में इसको बांटा जाता है, फाइनेंशियल नीड और नॉन फाइनेंशियल। यानी कि आप जो मोटिवेट करने के वेज और मीन्स पैसे के टर्म्स वाले लगाते हो, जो वेज एंड मीन्स इन मनी टर्म्स होता है, तो मनी टर्म्स वाले को हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल, एंड अदर देन मनी टर्म्स को हम कहेंगे नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, मनी टर्म्स में कैसे कैसे क्या क्या करके मोटिवेट कर सकते हो, तो सबसे पहला पे एंड अलावेंस, मतलब उनको एक अच्छा सा पेमेंट दो, और दूसरी बात उनको अलावेंस भी दो, मतलब उनका जो पेमेंट हो बहुत कम ना हो, फेयर पेमेंट दो, और उनको अलावेंस दो, जैसे कि भाई महंगाई भत्ता, डीए डियरनेस अलावेंस दो, जैसे ओवर टाइम अलावेंस दो, जैसे उनको आप ये कर सकते हो ये ट्रैवलिंग अलावेंस दो। अलावेंस इन द सेंस वो जो काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए, आसान करने के लिए कुछ खर्चे, ठीक है, कि उनके जेब से ना जाए, वो सब खर्चे, कि ऑफिस आने का गाड़ी का फैसिलिटी दो। तो ये सब ये बोल रहा है, मतलब फैसिलिटी नहीं देते इसमें, एक्चुअली इसमें पैसा दे देते हैं। ट्रैवलिंग का अलावेंस मतलब आप जो बिजनेस पर्पज से खर्चा कर रहे हो उसको आपको रिइम्बर्स कर दिया जाए, ठीक है, वापस दे दिया जाए। ठीक है, तो अगर आप अच्छा पेमेंट दे रहे हो, अलावेंस दे रहे हो, तो भी वो खुश रहेंगे। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। इसका कहने का सिंपल मतलब है, जो जितना काम करे, जितनी जिसकी प्रोडक्टिविटी हो, उसको उतना पेमेंट दो। ठीक है, उससे भी होगा, बोनस दे दो भाई, एक्स्ट्रा अबव योर सैलरी जो मिलता है। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब प्रॉफिट में एक पार्ट दे देना। ठीक है, प्रॉफिट में क्या करना, एक पार्ट देना। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। को पार्टनरशिप, बेटा इसमें तो शेयर्स ही दे देना, ये बहुत पूछता है एग्जाम में ना, इंपॉर्टेंट है। शेयर्स यानी ओनर बना देना। तो कहीं भी ओनरशिप की बात करें तो समझ लेना को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन भी इसको बोलते हैं। तो ये बोल रहा है क्या कि आप कंपनी के इंप्लॉइज को ईएसओपी दे दो, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, मतलब शेयर्स दे दो बहुत रीजनेबल प्राइस में, सस्ते दामों में। तो उनको जब शेयर मिल जाएगा तो वो भी एक ओनर बन जाएंगे, ओनर बनेंगे तो उनको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए होगा, तो ज्यादा मेहनत करेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट, पीएफ, टेंशन, पेंशन वाला जो है ना, तो वो सारा चीज यहां पर देने का, कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को सिक्योर्ड रखोगे तो भी वो मोटिवेटेड रहेंगे। एंड पर्क, पर्क कहने का मतलब होता है, पर्किसिट का मतलब होता है हर वो फैसिलिटी जो अलग से दी जाए, उसके लिए पैसा नहीं दे रहे हो, वो फैसिलिटी ही आप दे दे रहे हो। अलावेंस में आप पैसा देते हो, वेयर एज परकिसिट में आप सीधे वो फैसिलिटी, जैसे घर दे देना, ठीक है, मतलब क्वार्टर दे देना, ठीक है, गाड़ी दे देना, गाड़ी का खर्चा नहीं, गाड़ी ही दे देना, ठीक है, तो वो है परकिसिट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज करके अगर आप चाहो तो मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको पैसों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो उनको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से हमें मोटिवेट करना चाहिए कुछ एम्प्लॉइज को। जैसे कि स्टेटस देना, मतलब बराबर उनको रेस्पेक्ट, बराबर उनकी पोजीशन की उनको प्रेस्टीज देना, उनको वो फील देना कि यू, मतलब आप डिजर्व करते हो उस पोजीशन को। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेटस। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, इसमें गुड वर्किंग कंडीशन, मतलब जहां वो काम कर रहे हैं वहां प्रॉपर चाय पानी की फैसिलिटी हो, वॉशरूम की फैसिलिटी हो, एसी वेसी लगा हो। ठीक है, पता चला एकदम हालत खराब हो रही है, कितना ही काम कर लेंगे, तो गुड वर्किंग कंडीशन देना। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब प्रमोशन का चांस देना, इसमें मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, प्रमोशन का चांस देना उनको। ठीक है, नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट कहने का मतलब जॉब में ना कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट कर देना, टू मेक जॉब इंटरेस्टिंग। कैसे कर सकते हो आप इसके अंदर में, जैसे गेम्स वगैरह बीच बीच में एचआर खिलवाती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गेम्स वगैरह खिलाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे लेंस कार्ड में हम जब जाते थे तो भाई वहां भी ये ट्राइब्स का वहां पर भी होता था, गेम ऑफ ट्राइब्स करके। ठीक है, तो वो वाला भी हम लोगों का, उसमें भी मैं खेला हूँ, जीता हूँ कुछ चीजें। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक वो चीज करना। दूसरी चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट दे देना, मतलब छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर टास्क दे देना कि देखते हैं कौन सा ग्रुप जल्दी जल्दी काम करेगा। तो ऐसे करके आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ठीक है, लोग मोटिवेटेड फील रहेंगे। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जैसे आपके स्कूल में अवार्ड सेरेमनी होता है, वैसे ही एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, ये सब का अवार्ड देना, ये सब रिकॉग्नाइज करवाना। ठीक है, पोस्टर वगैरह लगवा देना नोटिस पे कि ये हमारे यहाँ का बेस्ट एम्प्लॉय है। हमारे यहाँ भी ना स्टार परफॉर्मर ऑफ द वीक और मंथ होता था लेंस कार्ड में भी। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम था। ठीक है,
नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी कहने का मतलब क्या हुआ है कि आप जॉब को सिक्योर्ड रखते हो। जॉब को सिक्योर्ड रखने का मतलब उसको हायर एंड फायर पे नहीं लिए हो, मतलब उसको ये डर नहीं दो कि हटा देंगे हम आपको, क्योंकि अगर वो डरा रहेगा तो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो सिक्योर्ड जॉब यानी इसका ये मतलब मत समझ लो कि सरकारी नौकरी हो जाए, मतलब ऐसा भी ना हो कि हर दूसरे दिन उसको ये डराया जाए कि भैया नहीं होगा तो हटा देंगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। इसमें डिफरेंस समझना। पार्टिसिपेशन मतलब जब एक डिसीजन लिया जा रहा है तो उसको भी बैठाओ, शामिल करो, सजेशन लो, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन, यानी डिसीजन मेकिंग में उसको पार्टिसिपेट करवाना। वेरस एम्पावरमेंट का मतलब इनिशिएटिव डेवलप करना, खुद से डिसीजन लेने देना, दोनों में फर्क है। खुद से डिसीजन लेने देना यानी ज्यादा फ्रीडम देना, तो ये बोल रहा है ज्यादा फ्रीडम देना, खुद से उनके अंदर इनिशिएटिव डेवलप कर देना, दैट इज एम्पावरमेंट। वेयर एस उनको इन्वॉल्व करना डिसीजन में, उनसे सजेशन लेना, वो इधर पर आता है। ये बात याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इतना बात समझ में आया? ठीक है। तो यहां तक हमारा एक बहुत मेजर टॉपिक कवर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब और आगे चलते हैं भाई। थर्ड एलिमेंट लीडरशिप। बेटा लीडरशिप वर्ड को मैं ऐसे बोलता हूं, एक ही वर्ड याद रखना, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं मोटिवेशन और लीडरशिप को लेके। मोटिवेशन में मतलब वो उस काम को स्पीड अप करवाएगा, लेकिन लीडरशिप में ना इन्फ्लुएंस करेगा बिहेवियर कहने का मतलब ना को हां में, हां को ना में बदल देने की ताकत। मतलब आप अपने वर्ड से उसके माइंड को बदल डालो, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। जैसे मोदी जी करते हैं, ठीक है, और पप्पू जी नहीं कर पाते, तो सिंपल सा फर्क ये है। ठीक है, लीडरशिप के अंदर में क्या हुआ है, प्लस और माइनस, मतलब अगर कोई ना बोल रहा है कोई इंप्लॉय, तो अपनी बातों से उसको हाँ बुलवाना, हाँ बोल रहा है ना बुलवाना, वो इन्फ्लुएंस करने का बिहेवियर पावर होता है लीडरशिप का। ठीक है, लीडरशिप के फीचर अभी नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंस भी नहीं अभी, सीधे क्वालिटीज भी नहीं, ये नहीं है, अब ये आता है जो इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। तीन तरीके की स्टाइल होती है लीडरशिप की, या तीन तरीके के लीडर देखे जाते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर। ठीक है, ऑटोक्रेटिक वर्ड का मतलब होता है हिटलर, एक तरीके से समझो, मतलब 100% सेंट्रलाइज्ड रखना, 100% सेंट्रलाइज्ड, मतलब सारा डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड होगा, फुल डिसीजन मेकिंग पावर एक इंसान के ऊपर होगा, इसमें कोई भी वोटिंग वोटिंग नहीं होगा, वन मैन कंट्रोल होगा, जैसे हिटलर का तानाशाह। ठीक है, तो ये है ऑटोक्रेटिक तरीका। दूसरी चीज डेमोक्रेटिक, जैसे हमारे अभी ये पॉलिटिकल सिस्टम में हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है, धीरे धीरे ऑटोक्रेटिक होते जा रही है, बट क्या किया जाए। डेमोक्रेटिक मतलब वन मैन वन वोट के रूल से, वन मैन वन वोट के रूल से चुना जाएगा, और जब भी ये डिसीजन लेगा ना बेटा, तो लोगों से कंसल्ट करेगा, मतलब ये कंसल्ट करके डिसीजन लेगा, कंसल्ट करके डिसीजन लेगा। ठीक है, लोगों की भी राय सहमति ली जाएगी इसमें, और इसको मैं बोलता हूं 50-50। ठीक है, ऐसे समझ लो 50% सेंट्रलाइजेशन, 50% डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब एक बैलेंस, नॉट एग्जैक्टली 50-50, मतलब एक बैलेंस्ड वे से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन करके चलता है लेवल को। लेजेस फेयर बेटा, इसको मैं बोलता हूं एक तरीके से 100% डिसेंट्रलाइजेशन, 100% डिसेंट्रलाइज कर देना, मतलब कि सब लोग अपने हिसाब से काम करो। ठीक है, फुल फ्रीडम है आपको, तो लेकिन फ्रीडम का मिसयूज नहीं करने का। तो ये बात बोल रहा है, लेजेस फेयर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्री रेन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्री रेन, या मैं इसको ये भी बात बोलता हूं प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, मतलब आप अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज करो लेकिन किसी और की फ्रीडम में इंटरफेयर मत करो, क्योंकि अगर आप इंटरफेयर करोगे भैया, तब अगेन हम तुरंत कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। ठीक है, तो यही चीज ये बोल रहा है कि यहां पर फुल फ्रीडम होगा, ये बोल रहा है क्या, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस, तो ये बोल रहा है कोई इंटरफेयर कुछ भी नहीं करेगा। बट वेयर एज इसके अंदर में बोल रहा है जब भी डिसीजन लेना होगा, अपना ऐसा डिसीजन लेना कि किसी और के इंटरेस्ट को आप हार्म ना कर दो। तो बस इसके अंदर में ना कोई इंसान, एक इंसान नहीं होगा, जैसे ऑटोक्रेटिक में एक ही इंसान सब डिसीजन लेगा, डेमोक्रेटिक में मिल बांट कर लेंगे, और इसके अंदर में सब अपने अपने डिसीजन लेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता जिससे अपने डिसीजन की वजह से दूसरे किसी का इंटरेस्ट हार्म हो। तो ये तीन तरीके के ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर होते हैं। ठीक है, अब
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे डायरेक्टिंग का थर्ड एलिमेंट, कम्युनिकेशन बेटा। कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब है हमारा, सॉरी, फोर्थ एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट, कम्युनिकेशन बेटा। कम्युनिकेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडिया, थॉट, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन, ठीक है, बिटवीन टू और मोर पर्सन, तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर में ये एलिमेंट वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, ये सब आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन कहने का मतलब जो एक फॉर्मल लाइन से, ऑफिशियल लाइन से, ऑफिशियल चेन से चलेगा, एक सिस्टम से चलेगा, जो जैसे बेस्ट एग्जांपल बोलूं स्केलर चेन, तो वो चीज हुआ फॉर्मल। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, ये ग्रेप वाइन तरीके से बात होगा, कोई कभी भी किसी से भी कुछ भी बात कर सकता है, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, दैट इज इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन लोग किसी वर्क को, किसी पर्पस को लेकर करते हैं, और इनफॉर्मल लोग गॉसिप्स के लिए करते हैं, या एक तरीके से सेटिस्फैक्शन पाने के लिए करते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल। जितना जरूरी है बेटा अभी हम उस पे चल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार आने का पूरा चांस 6 मार्क्स में, ठीक है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बेटा, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहने के अंदर मेन मतलब क्या है, इसमें बैरियर्स क्या बोल रहे हैं, चार कैटेगरी के, मतलब जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो हमें देखा जाता है अक्सर चार तरीके के प्रॉब्लम आ सकते हैं, चार कैटेगरी के प्रॉब्लम, ठीक है। एक है सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, देन ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल। सिमेंटिक वर्ड का मतलब होता है बेटा, अगर दिक्कत आए कोडिंग डिकोडिंग में, मतलब इंसान को हमने जो चीज लिखी है दैट इज कॉल्ड कोडिंग, जो समझा गया दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग यानी वर्ड मीनिंग रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको कहेंगे सिमेंटिक। देन आता है साइकोलॉजिकल, स्टेट ऑफ माइंड के ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड माइंड पे हो आप, क्या हो, ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड माइंड पे हो, तो इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। ओवर स्टेटेड अंडर स्टेटेड माइंड का सिंपल मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि आप या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो या अंडर कॉन्फिडेंट हो, या बहुत खुश हो या बहुत गुस्से में हो, या बहुत सैड हो, तो उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। उसके वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड देखते हैं, अभी डिटेल करेंगे बेटा इसको। थर्ड वाला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से, पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन की वजह से, फैसिलिटी की वजह से अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। पर्सनल मतलब दो पर्सन होते हैं कम्युनिकेशन में, सेंडर और रिसीवर, तो इस पर्सन से जुड़ा अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे सेंडर की अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, रिसीवर की अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, या इन दोनों के बीच आपस में कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो वो आएगा पर्सनल के कैटेगरी में। तो चार कैटेगरी समझ में आई। अब एक एक को देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या है। तो सबसे पहला यहां पर बोल रहा है सिमेंटिक के अंदर में, बैडली एक्सप्रेस मैसेज। बैडली एक्सप्रेस मैसेज कहने का मतलब है बेटा, आपने जो ये मैसेज को लिखा है ना, आपने जो मैसेज को लिखा है उसमें जो आपने वर्ड्स यूज किए, वोकैबुलरी, वो बहुत लाइट, मतलब बहुत इनएडिक्वेट कर दिए, बहुत कम वर्ड्स यूज किए हैं, जितने वर्ड्स समझ में आने के लिए जरूरी थे उससे कम में। तो कई बार हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड मिस कर देते हैं, या हम गलत वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक, या जो जरूरी था वो वर्ड गायब हो जाता है। तो इसकी वजह से अगर प्रॉब्लम आ रहा है, या बैड हैंड राइटिंग में होता है, जैसे मेरी हैंड राइटिंग बच्चे ही नहीं समझ पा रहे, तो यही बोल रहा है कि ये सिमेंटिक बैरियर का कौन सा है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज। दूसरा है सिंबल्स विथ डिफरेंट मीनिंग, मतलब एक सिंबल के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। इसमें मैं बच्चों को बड़ा अच्छा एक एग्जांपल देता हूं, कि लेट सपोज इसके अंदर में क्या हुआ, कि दो बिल्डिंग्स बन रही थी, दो इंजीनियर क्या थे कि अलग अलग बिल्डिंग पे खड़े थे। एक इंजीनियर को दूसरे इंजीनियर को बोलना था कि बिल्डिंग के नीचे आओ, लेट सपोज, ठीक है। तो वो आवाज देता है कि नीचे आने के लिए, उन्हें सुनाई नहीं देता, तो वो क्या करता है, उनको बुलाने के लिए ऐसे कर देता है, ठीक है, कि नीचे आओ, ठीक। और वो सामने वाला हो सकता है उसको इंटरप्रेट कर ले कि मेरे को लूजर जैसा चिढ़ा रहा है क्या ये, तो वहां पर डिकोड गलत हो गया ना। तो यही ये बात बोल रहा है कि एक सिंबल के अलग अलग मीनिंग है, और हम उस मीनिंग के चक्कर में उल्टा फंस जाते हैं। तो यही चीज ये बोल रहा है कि कई बार सिंबल के वजह से, गलत सिंबल का गलत मीनिंग लेने की वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो वही चीज ये बोल रहा है कि एक वर्ड के 1000 मीनिंग्स हो सकते हैं, उसके वजह से भी दिक्कत आती है, ठीक है। अच्छा, फॉल्टी ट्रांसलेशन मतलब जब डिकोड कर रहे हैं ना, तो कई बार होता है ना, जैसे ये व्हाट्सएप में हम लोग बात कर रहे होते हैं, और
सामने वाला कुछ और बोला होता है और हम उसको पढ़ते हुए, क्योंकि भाई व्हाट्सएप में फीलिंग्स नहीं गई, सिर्फ वर्ड्स गए, तो कई बार हम टोन पिच को नहीं समझते, फीलिंग्स को इंटरप्रेट गलत कर लेते हैं और उसके बाद हमारा जो फीडबैक खतरनाक सा होता है जिससे लड़ाई चालू होती है, तो ये वो वाला है। तो ये बोल रहा है फॉल्टी ट्रांसलेशन, यानी डिकोड गलत कर दिया। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, कुछ लोग होते ना कि वो लोग पहले ही अज्यूम करके बैठे हुए हैं, यार ये इंसान तो यही बताएगा। जैसे ही एक लाइन चालू होती है किसी की, हमें लगता है यार आगे ये ऐसे ही बोलेगा कुछ, तो हम अपना क्या कहते हैं, पहले ही अज्यूम कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग की आदत है, हम पहले ही अज्यूम कर लेते हैं ये इंसान ऐसे ही सोचता है, ऐसे ही बोलता है। तो वही चीज है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, पहले ही से एक उसका अपना प्रायर इंटरप्रेट करके रखना, अज्यूम करके रखना कि ये इंसान ऐसे ही कुछ कहेगा करेगा, ठीक है। टेक्निकल जार्गन वर्ड का मतलब होता है बेटा टेक्निकल वर्ड्स। टेक्निकल वर्ड्स मतलब कई बार ना, अब जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि अब अलग अलग फील्ड में ना अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे हमारे में बैलेंस शीट, अब मैं बैलेंस शीट वर्ड जाकर, मैं एक साइंस वाला बंदा ऑफिस में बैठा है, मैं बोला एक काम करो, जाना वहां ऑफिस में और वहां से बैलेंस शीट ले आना। अब वो जाकर देखेगा भैया ये बैलेंस शीट होती क्या है, अब वो समझ ही नहीं पाएगा बैलेंस शीट। तो ये बात ये बोल रहा है कि भाई ये टेक्निकल वर्ड्स को कई बार वही लोग समझ पाते हैं जो उस फील्ड को बिलोंग करते हैं। तो कई बार जो उस फील्ड को नहीं बिलोंग करते उनके सामने जब बोला जाता है तो समझ नहीं पाते, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर कहने का मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूं, जैसे आपको पढ़ा रहा हूं या कोई इंसान के यहाँ हम क्या गए हैं, हम उसको, अब कुछ उसके यहाँ बुरा हुआ है तो हम उसके यहाँ गए हैं, हम अपना दुख दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन चेहरे पे एक स्माइल लेके चले गए, तो बेटा वो गलत समझ जाएगा, ठीक है। तो यह वही बात हो गया कि कई बार बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर की वजह से भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। कि अब हम लोग गए हैं शोक सभा में और वहां जाकर हंस रहे हैं, तो भैया उसके बाद जो होगा आप जान ही रहे हो, ठीक है। तो वही चीज के लिए है, तो ये सारी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर में ना एक बड़ा अच्छा सा मूवी था चुप चुप के या कुछ ऐसे करके, तो उसके अंदर में क्या होता है कि ये उसकी मम्मी मरी होती हैं, तो वो जाकर बोलता है कि भाई ये तुम्हारी ही मम्मी नहीं थी, हमारी, हम सबकी ही मम्मी थी, गांव की मम्मी थी, तो हम सबको ही बुरा लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला तो ठीक था। ऐसे ही वो क्या करता है, एक दिन दूसरे के यहाँ उनकी बीवी मरी होती है, तो वो चला जाता है और वो सोचता है कि इनको भी समझाने के लिए मेरे को तसल्ली देनी पड़ेगी, तो बोलते हैं यार कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी भी बीवी थी, हमारी भी बीवी थी, पूरे गांव की ही बीवी थी। तो बेटा अब अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हो तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। तो उसके बाद आप जान ही रहो क्या हुआ होगा आगे। तो यही चीज ये बोल रहा है कि कई बार हम ऐसा काम कर देते हैं, ठीक है, जिससे सब गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया हमारा सिमेंटिक बैरियर के अंदर। अब आता है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल, ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट। हम कहते हैं ना जब बहुत खुश हो तब किसी से कोई वादा मत करो, या बहुत दुखी हो तब किसी को कुछ बोलो मत। तो यही बोल रहा है कि ज्यादा गुस्से में, ज्यादा उदास में या ज्यादा खुशी में लिया हुआ फैसला अक्सर गलत हो जाता है। जब भी आपको फैसला लेना है तो एक प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड पर रहो, नॉर्मल माइंड पर, तब सोचो, विचारो और फिर उसके बाद डिसीजन लो। तो ये क्या बोलता है, ओवर कॉन्फिडेंस का एक एग्जांपल यहां पहला दिया, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। ये क्या बोलता है, हम पहले ही से अनुमान लगा लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, मेरे को तो आता ही है, और हम वो मेरे को आता ही है के चक्कर में सेंटर का पूरी बात सुनते भी नहीं, समझते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं और आगे का बोल जाते हैं। ऐसा होता है, फिर हम बोलते हैं यार पहले पढ़ तो लो, सुन तो लो, समझ तो लो, ठीक है। वही वाला दिक्कत। फिर है लैक ऑफ अटेंशन, कि भाई हम पढ़ा यहाँ रहे हैं और आप अपनी ख्याली पुलाव की दुनिया में चल रहे हो, तो अटेंशन आपका कहीं और चला गया है। तो वही बोल रहा है कई बार अटेंशन ना होने की वजह से वो भी तब होता है, क्यों, क्योंकि हमारा ना, हमें ओवर कॉन्फिडेंस रहता है या हम इंटरेस्ट नहीं लेने वाले हैं। तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड नॉर्मल जब नहीं होता तो हमारा अटेंशन सही नहीं होता। नेक्स्ट है लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। हर बार बच्चे आकर बोलते हैं सर हम पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम से पहले ना भूल जाते हैं, बेटा तो वो है पुअर रिटेंशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन कहने का मतलब हमने ट्रांसफर किया था मैसेज, वहां जाते जाते मान लो वो डेटा उड़ गया, वो मैसेज उड़ गया, वो मैसेज पहुंचा नहीं, ठीक, तो वो होता है लॉस बाय ट्रांसमिशन। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दूं, बचपन में आप लोगों को अक्सर मम्मी दो चार सामान बोलती है कि जाकर राशन की दुकान से लेके आओ, और हम लोग क्या करते हैं ऐसे गिनते गिनते जाते हैं, ये लाना, ये लाना, ये लाना, ये लाना। अब बीच में कोई आंटी मिल जाती है या अंकल मिल जाते हैं और एक बार बोलते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो, उनको बताते बताते एक एक आइटम हमारे दिमाग से उतर जाता है। फिर हम घर लेके आते हैं, मम्मी बोली वो तो तुम छोड़ ही दिए, फिर दौड़ के जाते हैं। तो ये क्या हुआ,
यहाँ ट्रांसमिशन लॉस हो रहा है, रिटेंशन लॉस हो रहा है। तो यही चीज को ये बात बोल रहा है कि कई बार ऐसी भी दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रस्ट, भरोसा ना होना भाई, भरोसा नहीं है सामने वाले के ऊपर, आप फेथ नहीं है इसलिए आप बात नहीं करते उससे, ठीक है, तो ये डिस्ट्रस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का बैरियर बेटा। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है, स्केलर चेन की पॉलिसी ले लो या कम्युनिकेशन की पॉलिसी ले लो, कि आप हर बात हर इंसान से कर ही नहीं सकते। तो आप कई बार ये नहीं समझ पा रहे हो भैया कि ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं या नहीं करूं, ठीक है। तो कई बार हमारी पॉलिसी रेस्ट्रिक्ट कर देती है हमारा फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके प्रोसीजर इतने खतरनाक है कि आप बात नहीं कर सकते हो। स्टेटस, कई बार ऐसा होता है ना, सुपीरियर, यार मैं डायरेक्टर हूं, मैं अपने जूनियर से बात करने जाऊंगा, जिसको बात करनी मेरे पास आएगा। तो ये जो बैरियर क्रिएट हो रहा है वो स्टेटस का बैरियर है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी, इतना स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बनाया है कि आपको जो पर्टिकुलर बात है ना आपके मन में, आप किस इंसान से ये कह सकते हो आपको समझ ही नहीं आ रहा। स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि यार ये बात मेरे को एचआर को बतानी चाहिए, या ये बात मेरे को अपने एचओडी को बतानी चाहिए, या ये बात मेरे को दूसरे डिपार्टमेंट जिससे जुड़ा है उसके मैनेजर को बतानी चाहिए। तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी के वजह से कई बार आप नहीं समझ पाते, या इतना ज्यादा घूम फिर कर बात जाती है, मेल मेल पर खेलते रहते हैं, ये उसको मेल करेगा, ये उसको मेल करेगा, फिर एक और इंसान को मेल में जोड़ देंगे, फिर वो दूसरे को मेल करेगा। ऐसे करते करते जो असली मीनिंग था, मुद्दा था, वो डिले हो जाता है या पहुंच ही नहीं पाता सही जगह, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी भाई, फैसिलिटी कहने का मतलब, अगर इंसान को सजेशन बॉक्स नहीं है, कंप्लेन बॉक्स नहीं है वहां पर, मीटिंग्स अगर नहीं की जा रही हैं, तो ये सारी चीज की वजह से भी तो कई चीजों का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज हमारे आ जाएगी इसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर में, ठीक है। इसके वजह से भी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता। नेक्स्ट एंड इसके में है हमारा पर्सनल बैरियर, पर्सन रिलेटेड बैरियर है। देखो पहला, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। तो इसमें क्या होता है कि कई बार ना हमारा बॉस इतना खड़ूस होता है या इतना स्ट्रिक्ट होता है, जैसे स्कूल में कुछ टीचर इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि उनसे बच्चे चाह कर भी सही बात भी नहीं पूछ पाते, बता पाते। तो यही बोल रहा है, ऐसे ही खड़ूस बॉस मिल जाएगा तो हम सोचते हैं यार ना ही बात करना पड़े। तो कई बार उसके वजह से हो जाता है। दूसरी चीज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन सबॉर्डिनेट। सुपीरियर को लग रहा है कि मेरा ये जो सबॉर्डिनेट है ना एकदम निकम्मा है, इसको बताने का मतलब ही नहीं है, इसको बताएंगे भी तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से भी नहीं बोलता। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कई बार ऐसा होता है ना कि यार आज मेरा मूड नहीं है बात करने का, प्लीज मेरे पास आज बात करने नहीं आओ। तो वहां पर पर्सन का अपना घर पर बेचारा लात खा के आया है, गाली सुन के आया है, तो अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट है। तो कई बार ऐसा लो फीलिंग की वजह से यहाँ पर हो जाता है कि आज मेरा मूड नहीं है बात करने का उस पर्सन का। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। कई लोग ये कहते हैं मैं क्यों बोलूं, मेरे बोलने से मेरे को कुछ फायदा है, कुछ मिलेगा इस बोलने के लिए। जैसे मैं आज आपको चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे इससे फायदा मिलेगा कल को, जब आप लोग हमारे को फीस देते हो या यूट्यूब से हमारे को जो पेमेंट्स आ रही हैं, तो वो सारी चीज के लिए भी तो होगा ना। तो यूट्यूब की पेमेंट हो या आपकी फीस हो, ये क्या है, हमारा प्रॉपर इंसेंटिव मिल रहा है तब तो हम इतना बक रहे हैं। अगर आप इंसेंटिव देना बंद कर दो तो हम बोलना बंद कर देंगे। तो कई बार इसके वजह से भी इंसान नहीं बोलता। इतना बात समझ में आया। तो हमने जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है मार्क्स के हिसाब से डायरेक्टिंग से, वो ऑलमोस्ट सब खत्म कर लिया है। दो तीन छोटी छोटी बातें सुन लो और फिर चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। पेरेंट्स बोलते हैं ना बेटा कि कुछ चीजों का ध्यान रखो तब आपकी बातों में वजन होगा, तब लोग आपकी बात सुनेंगे। तो वही कहानी है। हमेशा पापा लोग क्या बोलते हैं, बेटा बोलने से पहले 100 बार सोचा करो कि क्या बोलना है। तो यही चीज ये बोल रहे हैं कि क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, बोलने से पहले सोचो। दूसरी बात है, अगर आपको उस टॉपिक पे बहुत क्लियरिटी नहीं है तो आप किसी से कंसल्ट कर लो जो उस सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट हो। तो कंसल्ट दो, कहते हैं ना किसी की राय सदक ले लेनी चाहिए बोलने से पहले, तो वही चीज है, राय सदक ले लो। तीसरी बात है, आप जब बोल रहे हो तो आपको लैंग्वेज, टोन और कंटेंट का पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग ऐसा होता है इतना तेज बोलते हैं ना दिमाग खराब हो जाता है, कुछ लोग इतना धीरे बोलते हैं सुनाई नहीं देता, और कुछ लोग इतना नंब एक ही टोन में बोलते कि नींद आ जाए। तो ये बोल रहा है कि कभी आपको क्या लैंग्वेज यूज करनी है, आप अपने सीनियर से कर रहे हो तू तड़ाक कर रहे हो। तो ये बात बोल रहा है कि लैंग्वेज, टोन, आपका जो कंटेंट में वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो,
ये सब पर ध्यान दो। फिर बोल रहा है कन्वे आइडिया थिंग्स ऑफ वैल्यू एंड विच हेल्प्स द लिसनर। ये क्या कहने का मतलब बोल रहा है कि आप वो बात को बताओ या वो बात को बोलो जो सामने वाले को सुनना है या उसके फायदे की चीज हो। अब मैं पूरा ज्ञान दे रहा हूं, ये पूरा अच्छे से कितना भी पढ़ाऊं, साइंस वाले बच्चे को वो सुनेगा? तो ये बोल रहा है आप वो बात बताओ जो लिसनर की वैल्यू की है। ठीक है, कुछ भी बात पर मत उसको ज्ञान देने लगो। तो जिस चीज का उसको फायदा है उसी पर बात करो। नेक्स्ट है उसको प्रॉपर फीडबैक। जैसे आपको पढ़ाने के बाद मैं क्लास में भी अभी भी बोलता हूँ, बेटा समझ में आया या नहीं, नहीं आया तो पूछ लो, ठीक है, नहीं आया तो बाद में क्वेरी दे दो, डाउट्स पूछ लो। तो ये है कि प्रॉपर फीडबैक लेना चाहिए। नेक्स्ट है बी अ गुड लिसनर। कहते हैं ना, वन हु इज गुड लिसनर विल बी अ गुड स्पीकर। यानी जब तक सही से सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो उसके ऊपर रिप्लाई क्या करोगे? तो सुनना जरूरी है। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। ये कह रहा है कि आज आप ऐसा कुछ बात ना कम्युनिकेट कर दो कि आज तो वो ठीक है, कल को आप अपनी ही बात में फंस जाओ, कल को आप अपनी ही बात में फंस जाओ। इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर तो ये बोल रहा है कि आप ऐसी बात ना करो जो आज तो सही है, कल को दिक्कत कर दे। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई। अब छोटी छोटी जो बात है उसको देख लो आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनना भी देखो, एक था प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल आपको उसको करा दे रहा हूं, क्या पता गलती से 3 मार्क्स में दिख जाए। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग 3 मार्क्स में दिख जाए। ये हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ऑलरेडी पढ़े हैं, बट इवन देन देखो ये क्या बोल रहा है आपको, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, तो ये क्या बोल रहा है आपको कि ये बोलता है कि हर एक इंसान को से मतलब इस तरीके से उसको मैनेज करो, ऐसे टेक्निक्स लगाओ जिससे उसका मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम वर्क आप ले पाओ, ऑर्गेनाइजेशन पर ले पाओ। ठीक है, तो मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल बोलता है कि आप उसको ऐसी डायरेक्टिंग दो, ऐसा उसको मोटिवेट गाइड करो कि वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को दे। नेक्स्ट है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, वही हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब कहने का मतलब है ये कहीं ना हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ना बोल के मैं बोले सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट से भी जुड़ा है। तो ये क्या बोल रहा है कि कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव अलग हैं और आपके ऑब्जेक्टिव अलग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के। तो कई बार इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में लड़ाई हो सकती है। एग्जांपल के लिए सुनना, जैसे मैं बात बोलता हूं कि जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसका मुद्दा होता है ज्यादा से ज्यादा कमाना, और जब एक एम्प्लॉय को हायर कर रही है कंपनी तो उसका मुद्दा है कम से कम पेमेंट में इससे काम निकलवाना। एक ज्यादा चाहता है और एक कम चाह रहा है, तो इसमें लड़ाई ना हो, और अगर कभी लड़ाई हो भी जाए ना तो उसके लिए दूसरा प्रिंसिपल है। तो ये बात बोल रहा है कि इसमें लड़ाई ना हो, इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग होनी चाहिए। यानी जब हम उनको डायरेक्शंस वगैरह दे रहे हैं तो उनका भी भला सोचना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ। फिर यूनिटी ऑफ कमांड तो आपने पढ़ा ही है कि एक ही बॉस से एक बार में कमांड आना चाहिए। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्टिंग टेक्निक, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि डायरेक्टिंग में कब कौन सा टेक्निक यूज करना चाहिए। यानी कि जैसे इसके लिए बेस्ट एग्जांपल, मोटिवेशन के लिए या लीडरशिप के लिए कब कौन से वेज, कब कौन सी लीडरशिप स्टाइल, कब कौन सा इंसेंटिव यूज करना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। जब वो बात कर रहे हैं तो अपनी बात को पूरा बताएं, क्लियर बताएं और फीडबैक भी ले लें। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए और कम्युनिकेशन का एक फ्लो होना चाहिए बात करने का, स्केलर चेन। ठीक है, यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये बोल रहा है प्रिंसिपल में कि कई चीजें फॉर्मली नहीं हो सकती, उनको इनफॉर्मली करना होगा। जैसे मैं जब इसको पढ़ाता था ऑर्गेनाइजिंग में तो आप लोगों को बताता था कि किसी को मोटिवेट करना है तो उसकी प्रॉब्लम समझनी होगी। प्रॉब्लम वो फॉर्मली अपने बॉस को नहीं बताएगा, वो लेकिन अपने दोस्त को तो बता देगा। तो उसी दोस्त को पहले पकड़ो, उससे बात करो, उसको बोलो कि आप पता करके मुझे बताओ, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम तक नहीं जाओगे सॉल्व कैसे करोगे। तो यही बात बोल रहा है, कई बार इनफॉर्मल वे से भी यूज करके हमें चीजों को सही करना पड़ेगा। लीडरशिप को बेस्ट यूज करना चाहिए, ये तो एक खुद ही एलिमेंट है। फॉलो थ्रू बोल रहा है कि हर एक काम का जो ऑर्डर आपने दिया है उस ऑर्डर को टाइम टू टाइम चेक करते रहो कि सब कुछ ठीक है या नहीं, कोई चीज में चेंज करने की जरूरत तो नहीं। तो ये सब चीज को चेक करने को हम क्या कहते हैं, फॉलो थ्रू। ठीक है, ये सब प्रिंसिपल्स हैं आपके डायरेक्टिंग के, आप इसको देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितना भी चीज इंपॉर्टेंट था बेटा हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से कवर कर दिया है। ठीक है, तो चलो
आज के लिए हम इतना ही करते हैं, हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर खत्म और हमारा पार्ट ए भी खत्म, इसके साथ हमारा वन शॉट का सीरीज पार्ट ए के लिए बिजनेस का खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, जाने से पहले आपको मैं यहाँ पर हमेशा जैसे बोलता हूँ भाई, फिर से बता दे रहा हूँ, ये आप कॉन्टैक्ट नंबर रखो, ये आप कॉन्टैक्ट नंबर रखो 9754173902, और इस पे आप कॉन्टैक्ट करना 9 टू 11 पीएम के बीच। ठीक है, मैं आपको जो डाउट होगा आप पर्सनली भेज भी सकते हो मैसेज के थ्रू, और दूसरी बात, नहीं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से भी अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।